नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस और उसमें स्वतंत्र भारत की राजनीति के पहले चैप्टर की चर्चा अपन ने की। राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां थी। अब इस किताब में आगे जो चैप्टर है उसमें उन्हीं चुनौतियों के बारे में बताया गया है। तो अपना दूसरा आज का चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का मतलब क्या है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अनुसार ही भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे दल हैं, वो चुनाव के अंतर्गत अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। और किसी भी एक दल को यदि बहुमत मिलता है तो वो अपनी सरकार बनाता है, अन्यथा गठबंधन की सरकार भी बनाते हैं। तो बहुदलीय प्रणाली में एक दल के प्रभुत्व का दौर कैसे हुआ। एक दल के प्रभुत्व का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में लगातार ये 3 लोकसभा चुनाव है, उसमें एक ही दल का प्रभुत्व रहा और वो पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक चुनौती अपन ने देखी थी कि लोकतंत्र को कायम करने की या इसे स्थापित करने की चुनौती। इसी चुनौती के बारे में आज इसमें बताया गया है कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ कैसे, कौन सी चुनौती थी। तो देखो, भारत में पहली बार ये लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना। चुनाव जो आयोग है वो कब बना था, जनवरी 1950 को। और इस चुनाव आयोग में प्रथम आयुक्त कौन था, प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनावी आयुक्त सुकुमार सेन, कुमारी सेन। देखो, अपने पहले देखा है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया था 24 जनवरी 1950 को, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और भारतीय संविधान बनकर के तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ, परंतु लागू कब हुआ था। लागू होने की यदि अपन बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जितने भी प्रावधान थे वो सारे प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। अब भारतीय संविधान के अनुसार ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। और लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपनी सरकार चुनती है और जनता जब सरकार चुनेगी तो चुनाव करवाने की आवश्यकता होगी। अब उन्हीं चुनाव से संबंधित चर्चा इसमें करते हैं। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपन ने देखा चुनाव आयोग बना जनवरी 1950। अब ये चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव आयोग का पहला जो काम है, मतदाता क्षेत्रों का सीमांकन। दूसरी बात है मतदाता सूचियों का निर्माण। मतदाता सूचियों का निर्माण। नेक्स्ट फिर चुनाव करवाना और चुनाव से संबंधित जितना भी परिणाम है वो तैयार करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, वो सारा का सारा काम चुनाव संबंधित कार्य। तो चुनाव आयोग ने क्या किया, जनवरी 1950 को जैसे स्थापना हुई तो लोगों को लगा और चुनाव आयोग को खुद को भी लगा कि अपने जो दिसंबर तक या नवंबर तक 1950 में चुनाव संपन्न करवा देंगे। परंतु बात यह हुई कि जो मतदाता सूची तैयार की गई, मतदाता सूची में किनका नाम शामिल होते हैं, जिनको वयस्क मताधिकार करने का जो अधिकार दिया होता है,
कहने का मतलब 18 या 18 से प्लस उम्र के जो कैंडिडेट होते हैं उनका नाम किस में होता है, मतदाता सूची में होता है वर्तमान में। पहले ये आयु थी 21 वर्ष। तो देखो मतदाता सूची का जो निर्माण किया गया उसमें बहुत सी जो महिलाएं थी उनको अला की बेटी फला की बीवी, कहने का मतलब ये हुआ कि हर किसी के नाम के पीछे पति का नाम ही किसी और का जोड़ दिया गया और उनके पिता का नाम भी अलग तरीके से बाय मिस्टेक मतलब वो भी गलती से जुड़ गया। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग को लगा कि अभी क्या करना चाहिए, इसका पुनः निरीक्षण करके और ये सूची दोबारा से तैयार की जानी चाहिए। तो इसलिए ये चुनाव 1950 में संपन्न होकर के और आगे चल करके चुनाव होंगे कब, तो अक्टूबर 1951 से लेकर के और फरवरी 1952 तक भारत में प्रथम चुनाव हुए थे, जिसे अपन आम चुनाव के रूप में बोलते हैं। भारत में प्रथम चुनाव आम चुनाव कब हुए, तो 1952, क्योंकि अधिकांश चुनाव 1952 में हुआ था। अब देखो ये जो चुनाव, पहला चुनाव करवाना ये अपने आप में एक चुनौती था। तो कई सारे समाचार पत्र थे, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस प्रकार का लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित चुनाव की बात कर रहे हैं, तो शायद ही वयस्क मताधिकार के आधार पे भारत में चुनाव संपन्न करवाया जाए। तो इस प्रकार की आलोचना भी इसमें की गई थी। एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका है जिसमें भी बताया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आंखों के सामने भारत में लोकतंत्र को विफल होते हुए देखेंगे। तो इस प्रकार की कई आलोचनाएं इसमें की गई थी, परंतु फिर भी चुनाव आयोग ने अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में चुनाव करवाए। देखो कंडीशन किस प्रकार की थी उस टाइम पे, तो ये चुनाव थे लोकसभा और विधानसभा दोनों के एक साथ हुए थे। लोकसभा प्लस से समस्त राज्यों की उस टाइम पर विधानसभा, ये जो चुनाव है वो एक साथ हुए। और इन चुनाव के अंतर्गत लोकसभा में 489 सदस्यों के चुनाव होने थे और विधानसभा में लगभग 3200 विधायक चुने जाने थे। 3200 विधायक। देखो प्रत्येक राज्य के अंतर्गत ही विधानमंडल होता है, वो या तो एक सदनात्मक होता है या द्विसदनात्मक। यदि एक सदनात्मक है तो वहां पे विधानसभा होती है और द्विसदनात्मक होता है तो वहां पे विधान परिषद भी होती है साथ में। तो उस टाइम पर 3200 विधायकों का और 489 लोकसभा के सदस्यों का एक साथ चुनाव हुआ। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कि उस टाइम पर कुल मिलाकर के 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ ही मतदाता। और मेन बात ये थी कि ये जो मतदाता थे, इन मतदाताओं में से मात्र 15% मतदाता ही साक्षर थे। बाकी के सारे जितने भी कैंडिडेट थे 85% वो क्या थे, निरक्षर थे, वो अनपढ़ थे। तो इस कारण से ये बड़ी चुनौती थी कि पहली बात तो गरीब जनता है, दूसरी बात यहाँ पे किसी भी प्रकार से लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो अपने आप में ये चुनौती थी कि 15% लोग साक्षर हैं, तो यहाँ पे चुनाव किस प्रकार से करवाया जाएगा। अब इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या किया, 3 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। देखो आज भी चुनाव होते हैं तो आपको बताया कि ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर्स को तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से आपको चुनाव संपन्न करवाने। तो देखो 3 लाख कर्मचारियों को इसमें प्रशिक्षित किया गया। और वो परिस्थिति किस प्रकार की थी, न किसी प्रकार का साधन है आवागमन का, न ही उस टाइम पे रोडें बनी हुई थी। तो कहने का मतलब बहुत चुनौती भरा कार्य था, इसीलिए लोगों ने इस चुनाव के लिए आलोचना की थी। परंतु देखो 489 3200 विधायकों की एक साथ चुनाव, 17 करोड़ मतदाता हैं, 15% लोग साक्षर हैं, 3 लाख कर्मचारियों को यहाँ पे
प्रशिक्षित किया गया। अब इन लोगों ने फिर अक्टूबर 1951 से लेकर के और फरवरी 1952 के बीच में सारे चुनाव संपन्न करवा दिए। इसमें चुनाव का जो काम था, इसमें जो इलेक्शन से लेकर के और परिणाम आने तक लगभग 6 महीनों का समय लगा था। कहने का मतलब 6 माह का समय चुनाव प्रक्रिया में लगा। अब हुआ क्या, इन लोगों ने चुनाव करवाया कैसे? तो ये आपके जो 2022 में प्रश्न भी आया था, मतदान करने के तरीके। देखो, मतदान किन किन तरीकों से किया जा सकता है, तो आपकी किताब में मतदान करने के 3 तरीके बताए गए हैं कि आप वोट किन किन तरीकों से कर सकते हो। तो भारत में मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई 1952 में। तो पहले चुनाव से लेकर के अभी वर्तमान में क्या चलता है, तो कुल मिलाकर के 3 तरीके। एक है मतपत्र के माध्यम से, मतपेटी, पहले क्या है, मतपेटी के द्वारा। दूसरा तरीका है मतपत्र, और तीसरा तरीका है ईवीएम। ईवीएम का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन। मतदान करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। तो ये आपके प्रश्न आया था अभी 2022 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम लगी उसमें आया। मतपेटी के द्वारा किया जाता है। पहला तरीका तो क्या है, मतपेटी। मतपेटी में क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, जैसे मान लो कि 3 उम्मीदवार हैं, इन 3 उम्मीदवारों के लिए 3 बॉक्स रहेंगे, और इन बॉक्सों पे क्या होगा, इन बॉक्सों पे उम्मीदवार का नाम लिखा रहेगा और उसका चुनाव चिन्ह रहेगा। और ये उम्मीदवार का नाम पंजाबी में, उर्दू में और हिंदी में 3 भाषाओं में लिखा जाएगा। ये बात भी थी। और इस मतपेटी के अंदर भी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता था। तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो क्या करेंगे, जैसे आएंगे, एक पर्चा जो कि खाली रहेगा, बैलेट, वो क्या रहेगा, खाली, एकदम ब्लैंक पेपर, उसमें चुनाव आयोग की मोहर लगी हुई रहेगी। अब एक जो भी मतदाता आएगा वो पर्चा लिया, और जिसको, जैसे ये उम्मीदवार ए है, ये बी है और ये सी है, जिसको भी वोट देना है, ए को, बी को, सी को, तो उसी पेटी में ये पर्चा अपना डाल देगा। तो इस प्रकार से मतपेटी के माध्यम से हुआ था। और मतपेटी उस टाइम पर लगभग 20 लाख यूज ली गई थी, 20 लाख स्टील की मतपेटी। ये मतपेटी थी वो स्टील की बनी हुई थी, और लगभग 20 लाख मतपेटियों का इसमें इस्तेमाल हुआ था पहले चुनाव में। तो प्रथम चुनाव किस माध्यम से हुए थे, मतपेटी के माध्यम से। इसके बाद ये मतपत्र, बैलेट पेपर। देखो मतपत्र में क्या होता है कि ये तो बॉक्स वाला सिस्टम था मतपेटी, और मतपत्र में क्या होगा कि जैसे मानो ये एक बैलेट पेपर है मतपत्र, और इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं, ए बी सी डी, जितने भी हैं, इन उम्मीदवारों का नाम, साथ में इनका चुनाव चिन्ह, और आगे यहाँ पे उस चुनाव चिन्ह का एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इस तरीके से इनका बॉक्स है, नाम है और चुनाव चिन्ह है। जिस उम्मीदवार को वोट देना होता, मतदाता एक मोहर लेता, पोलिंग जो कर्मचारी होते थे उनसे, और वो मोहर लेकर के बी को वोट देना है तो बी के लगा दिया, ए को देना है तो एक को, सी को देना है तो सी को, किसी एक को जिसको देना है, इस पूरे खांचे में कहीं पर भी उस मोहर को लगाना होता, और उसके बाद इसको समेट करके और मतपेटी में एक साथ डाल दिए जाते। कहने का मतलब ये था कि मतपेटी अलग होने की आवश्यकता नहीं थी इसमें, मतपत्र में सारे मतपत्र एक ही मतपेटी में डाल दिए जाते। तो ये था मतपत्र का तरीका। नेक्स्ट ईवीएम। अभी वर्तमान में अपन देखें, ये जो प्रक्रिया थी मतपत्र वाली,
ये 1990 तक रही। और लोकसभा चुनाव में देखें तो 2004 तक भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग पूर्णतः 2004 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत किया गया था। और इससे पहले मतपत्र के माध्यम से चुनाव संपन्न करवाए जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये एक मशीन है चार्जेबल, जिसके अंतर्गत विभिन्न उम्मीदवारों के नाम होते हैं, चुनाव चिन्ह होते हैं, उनके आगे बटन दिया होता है, उस बटन को दबा करके आप वोट कर सकते हैं। यह अभी वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है। तो ईवीएम में क्या होता है, अभी ये जो प्रक्रिया है इसमें किसी प्रकार के बैलेट पेपर की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी मत होते हैं वो उसमें जो फीड होते जाते हैं, रिकॉर्ड होते जाते हैं, और उनको फिर मतगणना के टाइम में रिजल्ट के हिसाब से उसको देख लिया जाता है। कहने का मतलब 3 तरीका है। पहला तरीका कौन सा है, मतपेटी, दूसरा मतपत्र, और तीसरा ईवीएम। नेक्स्ट देखो, अब ये चुनाव हुए, इस चुनाव का परिणाम क्या निकला। चुनाव परिणाम, तो देखो चुनाव परिणाम किस प्रकार से हुआ कि प्रथम जो लोकसभा चुनाव थे, प्रथम लोकसभा चुनाव और इसमें विधानसभा के भी एक साथ हुए थे। प्रथम लोकसभा आम चुनाव हुए, इसमें सबसे ज्यादा जो सीट मिली थी वो मिली थी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी, देखो ये जो कांग्रेस पार्टी, इसका लोकप्रिय नाम है वैसे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस कांग्रेस पार्टी को सीट कितनी मिली थी, सबसे ज्यादा सीट, मैंने आपको बताया कुल मिलाकर के 489 सीट। इन 489 सीटों में से कांग्रेस को मिली थी 364 सीट, 364 सीट। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी वो रही थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको 16 सीट मिली थी। देखो ये जो चुनाव हुए थे इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही थी, क्योंकि 389 में से इसको अकेली को 364 सीट मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रही है, तो ये ही पूर्णतया प्रभुत्व संपन्न हो गई। हालांकि है दलीय प्रणाली के अंतर्गत से, चुनाव जीतने के बाद ये सरकार बनाई है इसने। तो इस प्रकार से सीपीआई को कितनी मिली थी, 16 सीट। अब देखो आपके ये बताए गए हैं कि अपने यहाँ पे कौन सा उम्मीदवार है वो जीत हासिल करता है, तो सर्वाधिक मत प्राप्त करना। देखो जो भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा वो व्यक्ति क्या होगा, जीत जाएगा। उसका इसमें जो मतलब कि सीट है वो उसकी जीता हुआ माना जाएगा। ये जो सर्वाधिक मत वाला सिस्टम है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि 5 उम्मीदवार है, ए बी सी डी ई, किसी को भी ज्यादा सीट मिले, जो मत मिले, तो वो कैंडिडेट क्या होगा, जीत जाएगा। चाहे भले ही उसको 50% सीट मिली या नहीं मिली, परंतु जैसे मान लो 100 में से इसको 26 मिली है और सबको इससे कम कम मिली है, तो फिर जीता हुआ कौन माना जाएगा, जिसको ज्यादा मिली है। तो इसमें देखो थोड़ा सा एक बताया गया है कि उस टाइम पर ये कांग्रेस को 45% वोट मिले, 45% वोट किस चुनाव में, प्रथम चुनाव में, और सीट मिली थी 74%। कांग्रेस को प्रथम चुनाव के अंतर्गत 45% वोट मिले, कहने का मतलब आधे से भी कम मिले थे, परंतु फिर भी इनकी सीटों का प्रतिशत था 74%। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो उम्मीदवार जीतेगा। तो प्रतिशत भले इसको कम मिले परंतु सीट क्या मिली, ज्यादा। कहने का मतलब सीटों में जो विजय का जो अंतर था, अंतराल था, वो ज्यादा नहीं था। अब देखो दूसरे नंबर पे पार्टी रही थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
इंडिया। नेक्स्ट है, अब अपन देखते हैं कि कांग्रेस के इस प्रकार के प्रभाव का कारण क्या था। तो ये प्रश्न बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण। कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण तो कौन कौन से रीजन हैं जो इसमें आते हैं। तो पहला कारण है जवाहरलाल नेहरू का लोकप्रिय नेता होना। जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लोकप्रिय नेता होना। उस टाइम पर ऐसे लगता था कि यदि जवाहरलाल नेहरू हैं तो कांग्रेस है, यदि वो नहीं है तो कांग्रेस का किसी प्रकार से कोई वजूद नहीं है। इतने ज्यादा लोकप्रिय नेता थे और उसी के कारण से बहुत सारे कैंडिडेट इनसे जुड़े हुए थे। अब देखो दूसरा कारण क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, इस आंदोलन के अंतर्गत कांग्रेस के अधिकांश नेता जो कि इसमें चुने हुए थे वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उसमें भाग लिया था। कहने का मतलब ये उस आंदोलन में ये भी सक्रिय भागीदार थे। इस कारण से राष्ट्रीय आंदोलन की इन लोगों को विरासत प्राप्त थी, सहानुभूति प्राप्त थी कि इन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया है, भारत को आजाद कराने में इन लोगों का योगदान है। दूसरी जो तीसरी बात है, सभी वर्गों तक पहुंच। देखो सभी वर्गों तक के पहुंच, इसका मतलब ये हुआ कि देश के अंतर्गत जितने भी वर्ग थे, जितने भी समुदाय थे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी समुदाय हैं, सारे के सारे संप्रदायों तक इन लोगों की पहुंच थी। और ये बड़ी पार्टी थी जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसने हिस्सा लिया। तो बड़ी पार्टी होने का रीजन यही था कि पुरानी पार्टी थी, अधिकांश लोग इससे जुड़े हुए थे, जानी पहचानी पार्टी थी। इस तरीके से सभी वर्गों तक इन जो सभी वर्गों के लोग थे वो इसके अंतर्गत शामिल थे। चौथी बात है गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा, देखो ये जितने भी ग्रुप थे, जितने भी वर्ग हैं, उन सब के अंतर्गत तालमेल बैठाने में सक्षम थे। किसी भी प्रकार के गठबंधन करने में, सामाजिक गठबंधन करना है, विचार के रूप में गठबंधन करना है, तो सभी लोगों का इसमें क्या था, स्वागत था। तो कहने का मतलब ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित पार्टी थी, इस कारण भी इसका प्रभुत्व रहा था। देखो प्रभुत्व रहा किस टाइप से, इस प्रकार से कांग्रेस के एकल प्रभुत्व का जो कारण था वो था कि प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को सीट मिली थी 364। दूसरा जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को मिली 371 सीट, और तीसरा जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को 361 सीट मिली। इस प्रकार से पहला जो चुनाव था उसमें सीट थी 489, दूसरे में 494 और तीसरे में भी 494। पहला जो चुनाव है वो 1952 में, दूसरा चुनाव है 1957 और तीसरा चुनाव 1962 में हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ कि लगातार
3 लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। इस कारण से अपन बोल सकते हैं कि बहुदलीय प्रणाली होते हुए भी यहाँ पे एक दल के प्रभुत्व का दौर था। पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका कांग्रेस ने निभाई। इस प्रकार की बात आपके चैप्टर में की गई है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि पहला जो चुनाव था, इससे पहले चुनाव के अंतर्गत ही लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने जितने भी राज्य थे, 14 राज्य, तो उनमें लगभग में अपनी सरकार विधानसभा में बनाई थी। परंतु कुछ जगह, एक तो जैसे त्रावणकोर की बात करें तो कोच्चि केरल, कोच्चि, एक तो यहाँ पे, दूसरी मद्रास और तीसरी उड़ीसा। इन जगह पे कांग्रेस सरकार बनाने में सफल नहीं हो सकी और जितने भी राज्य थे उनमें सरकार कांग्रेस की बनी थी। इन 3 जगह को अपने को याद रखना है कि त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा, यहाँ पे सरकार कांग्रेस की नहीं बन सकी। एक दिलचस्प बात यहाँ पे ये की गई है, केरल के अंतर्गत 1957 का जो चुनाव हुआ था केरल विधानसभा का, इसमें कुल मिलाकर के 160 सीट थी। 126 सीट, 126 सीट, और इन 126 सीटों में से सीपीआई जो पार्टी थी इसको 60 सीट मिली थी, 60 सीट। तो एकमात्र केरल विधानसभा क्षेत्र ऐसा था, केरल के अंतर्गत 126 में से सीपीआई पार्टी ने 60 सीटें जीती और 5 इनके बाद निर्दलीय आ गए। इस प्रकार से इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। और यहाँ पर सीपीआई के नेता जिनका नाम है ईएमएस नंबूरीपाद, इसके नेतृत्व में यहाँ पे सरकार का गठन किया गया। तो ये अपने को याद रखना है, केरल विधानसभा 126 सीट थी, इसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 60 सीट जीती और कांग्रेस इस कारण से यहाँ पे सरकारें नहीं बना सकी। और यहाँ पर सरकार बनी किसकी, तो सीपीआई की सरकार बनी ईएमएस नंबूरीपाद के नेतृत्व में। तो इस प्रकार से ये बात भी की गई। हालांकि इसमें कांग्रेस ने क्या किया, मुक्ति संघर्ष जो भी वादे सीपीआई पार्टी ने किए थे, वो वादे जब पूरे नहीं हो रहे थे तो मुक्ति संघर्ष नाम का एक अभियान चलाया कांग्रेस ने। और इसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जिसने आर्टिकल 356 का उपयोग करते हुए और केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन। तो देखो आर्टिकल 356 के तहत ये बात आपकी की गई है, राष्ट्रपति शासन में। और जो मुक्ति संघर्ष नाम का एक अभियान चला करके और केरल की जो सरकार थी, नंबूरीपाद की जो सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया। तो ये बात भी आपके बताई गई है। नेक्स्ट, अब देखो अपन ने देखा कि प्रारंभ के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। उसके बाद धीरे धीरे जाकर के कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा और अन्य जो पार्टियां थी, जो अन्य दल थे, वो धीरे धीरे उनकी उन्नति होने लगी। वो भी सत्ता के अंतर्गत भागीदारी लेना प्रारंभ उसने किया। अब देखो वो कौन कौन सी पार्टी हैं उस टाइम पर, अदर पार्टी कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपके कुल मिलाकर के 4 पार्टियों की बात की गई है, जिसमें से अब की बार एक जो स्वतंत्र पार्टी है उसके बारे में सिलेबस से उस चैप्टर को हटा दिया गया है, एक ही पेज को केवल। और अभी 3 पार्टियों की चर्चा है। तो देखो कौन कौन सी है। एक तो है सोशलिस्ट पार्टी, ये जो सोशलिस्ट पार्टी है इसका अपने को पूरा आना चाहिए कि स्थापना कब हुई, इसकी विचारधारा क्या है, उन सारी चीजों की अपन देखेंगे।
तो ये कांग्रेस से एक पार्टी बनी है अलग होकर के, जिसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कुछ युवा लोग थे कांग्रेस में, ये क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे और आमूलचूल परिवर्तन ये करना चाहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और इसकी स्थापना हुई थी 1934 को। और संस्थापक कौन था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। अब क्या हुआ कि जैसे ही कांग्रेस को पता लगा कि इस प्रकार से युवा लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक 1948 में संविधान बनाया कांग्रेस का कि भाई इस तरीके से दोहरी सदस्यता आप नहीं ले सकते। तब इन लोगों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नाम परिवर्तन करके और 1948 में इसका नाम कर लिया सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी। तो अपने को ये याद रखना है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1948। संस्थापक इसका भी कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसकी पूर्वगामी जो पार्टी थी वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और ये 1934 में बनी, आचार्य नरेंद्र देव ने बनाया था। अब इसकी विचारधारा क्या है, कौन कौन सी बातों को लेकर के ये लोग अलग हुए थे, ये लोग क्या चाह रहे थे? तो देखो, यदि विचारधारा की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी पार्टी की विचारधारा से संबंधित अंतर आते हैं, या फिर किन्हीं दो पार्टियों के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो देखो इसकी विचारधारा क्या है। पहली विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवाद। का समर्थन। लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन, इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा बनाई हुई जो सरकार होती है, और वो सरकार आर्थिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं समाजवाद के अनुसार, यदि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण सरकारी हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का ये क्या करते हैं? समर्थन करते हैं कि जितनी भी जो मशीनरी है, ढांचागत जितना भी सिस्टम है, वो किसके अधीन होना चाहिए? गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए। दूसरी बात है पूंजीपति व जमींदारों का विरोध। इसका मतलब ये हुआ कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था का ये लोग पूंजीपतियों का करते हैं विरोधी। और जमींदारों, जमींदारों का मतलब है कि जिनके पास जमीन थी, जो सामंत थे, तो इस प्रकार के जमींदारों का भी ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं कि जमीन का स्वामी जमींदार वो न होकर के जो लोग जो जमीन को जोत रहे हैं, तो वो उनके स्वामी होने चाहिए। और इसी पर आधारित आपको बताया जमींदारी प्रथा है। इसको खत्म करने के उद्देश्य से ही भारतीय संविधान के अंदर प्रथम संविधान संशोधन से 1951 में भू राजस्व के सुधार से संबंधित अनुसूची, 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ी गई थी। तीसरी और विचारधारा इसकी क्या है? किसान और मजदूरों का समर्थन। किसान व मजदूरों का समर्थन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये चाहती है पार्टी कि समाज में विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक असमानता है वह दूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा का सारा जितना भी ढांचागत सिस्टम है वो पूंजीपतियों के अधीन रहे,
तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये विचारधारा भी अपने को याद रखनी है। लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन कौन सी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। पूंजीपति और जमींदारों का विरोध कौन सी पार्टी करती है, सोशलिस्ट पार्टी। किसान और मजदूरों का समर्थन कौन सी करती है, सोशलिस्ट पार्टी। अब इससे संबंधित लोग कौन कौन से थे, तो एक तो अपन ने देखा आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है अन्य समर्थक कौन है इसके, तो एक तो जयप्रकाश नारायण, इनका भी याद रखना है नाम, जयप्रकाश नारायण। और एक है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। एक अशोक मेहता, अशोक मेहता। आचार्य नरेंद्र देव इसके संस्थापक हैं। और जयप्रकाश नारायण जिसे जेपी के नाम से जानते हैं अपने, जिसने बिहार के अंतर्गत संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, समग्र क्रांति का संबंध इसी से। और राम मनोहर लोहिया जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद जैसा शब्द दिया था। तो इन चीजों को भी अपने को याद रखना है, इस विचारधारा को, उसकी स्थापना और उसके संस्थापक को। नेक्स्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्स मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना की किसने, वो सारी चीजें देखो। अभी आपके ये न देख करके ये दिया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी दिया हुआ है केवल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। देखो सीपीआई एम अलग है, उसके बारे में आपकी किताब में नहीं है। सीपीआई दिया हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो सीपीआई की स्थापना हुई थी 1920 में, ये तो है इसकी स्थापना। दूसरी बात है इसके संस्थापकों ने, तो वो भी अपने को याद रखना है, एम एन रॉय, एम एन रॉय, ये है इनके संस्थापक। सीपीआई जो पार्टी है जिसकी स्थापना 1920 में हुई, संस्थापक है एम एन रॉय। और ये पार्टी की विचारधारा क्या है, तो इस विचारधारा से संबंधित प्रश्न आपके आता है। विचारधारा, इस पार्टी की विचारधारा, पहली बात तो ये पार्टी साम्यवाद का समर्थन करती है, साम्यवाद का समर्थन। साम्यवाद का मतलब ये हो गया कि ये समाजवाद का ही एक बड़ा रूप है, कठोर रूप है। इसमें क्या होता है कि सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा कठोर होता है, और जितनी भी जो ढांचागत सिस्टम होता है उस पर नियंत्रण पूर्णतया सरकार का ही होता है। दूसरी बात है निजी पूंजी और पूंजीपतियों का विरोध। निजी पूंजी व पूंजीपतियों का विरोध, ये किस में होता है, ये चीज ये आपके कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है उसमें भी अपन ने ये चीज देखी। नेक्स्ट ये मजदूरों की हितैषी है, जो मजदूरों का क्या करती है, समर्थन करती है, मजदूरों का समर्थन।
तो इस पार्टी से संबंधित अपन ने देखा, साम्यवाद का समर्थन करती है, निजी पूंजी और पूंजीपतियों का विरोध करती है, मजदूरों का समर्थन करती है और ये साम्यवाद का समर्थन करती है। अब देखो एक चीज और कि ये जो पार्टी है ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित है। रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और इस रूसी क्रांति की विचारधारा का इस पार्टी पर प्रभाव है। साम्यवादी पार्टी मुख्यतया आपको बताया, एक दूसरी किताब जो अपन पढ़ेंगे समकालीन विश्व की राजनीति, उसमें शीत युद्ध से के बारे में जो चर्चा की गई है वहां पे सारी की सारी चीजें ये देखने को मिलेंगी आपको। अपने को याद रखना है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्थापना 1920 और इसके संस्थापक हैं एम.एन. रॉय और ये इनकी विचारधारा। अब देखो सीपीआई आगे चल करके 1964 में सीपीआई का क्या हो गया, विभाजन, और एक नई पार्टी और बनी सीपीआई एम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964। और इसके संस्थापकों ने थे EMS नंबूरीपाद। देखो 1964 में सीपीआई से अलग होकर के पार्टी बनी मार्क्सवादी विचारधारा से। ये है लेनिनवादी से और ये है मार्क्सवादी से। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसके संस्थापक EMS नंबूरीपाद और ये पार्टी बनी 1964 में। तो इस प्रकार से भी अपने को इसमें याद रखना है। अब देखो अभी अपने दो ही पार्टियों की बात की है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसी चैप्टर का उसमें और भी पूरा चैप्टर बचा हुआ है, के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।